आज है हमारा चैलेंज डे नंबर 8 जो कि है 50 डेज़ का फॉर यूपी पीसीएस प्री 2025 12 अक्टूबर को जो कंडक्ट होगा। तो अभी तक हमने जैसे कि अर्थ के बारे में पढ़ा, ठीक है। अर्थ कैसे किस प्लेस पे है, इंडिया, क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडिया कहाँ सिचुएटेड है, उसकी पोजीशन क्या है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्लाइमेट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि हमारा जो टोपोग्राफी है स्थलाकृति है, इट मीन्स वोल्केनो, माउंटेन, प्लेन एरिया, रिवर एरिया, प्लेट्यू, इन सब का इफ़ेक्ट क्लाइमेट पे क्या पड़ता है, क्लाइमेट इन पर कैसे इफ़ेक्ट डालता है। क्योंकि इंडिया क्लाइमेट बहुत टाइप की है ना। हमने कैसे पढ़ा कि साइक्लोन्स कैसे आते हैं, वो कैसे ओशियन में बनते हैं, वो लो एरिया है ना, हाई एरिया टू लो एरिया में आते हैं। एयर कैसे बनती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो अब हमने जब जान लिया तो अब इंडिया का हमने टोपोग्राफी जान लिया, सिचुएशन जान ली, पोजीशन जान लिया, लैटिट्यूड का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, लॉन्गिट्यूड का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, टाइमिंग कैसे हम सेट करेंगे, ये सब कुछ जान लिया। अब हम जानेंगे सॉइल के बारे में। तो आई थिंक सॉइल के पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो हमारा जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं उसका इंटीरियर कैसा है। तो वैसे तो ये 3 टाइप में डिवाइड हो जाएगा, मतलब फिज़िकल हो जाएगा, केमिकल ही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ केमिकल इफ़ेक्ट भी पड़ती है, उसका भी इफ़ेक्ट होता है ना। लेकिन जो डीपली हम पढ़ेंगे वो फिज़िकल इंटीरियर पढ़ेंगे, है ना। अर्थ का जो इंटीरियर है वो कैसे है, कैसे आपने नेचुरल प्रोसेस में देखा होगा, अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनोज बनते हैं, है ना। तो इन सब का एक इंटीरियर नॉलेज भी होना चाहिए। उसके बाद हम अपने अर्थ के प्लेन की बात करेंगे, क्रस्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको डिटेल में हम आपको जानते हैं। अब क्योंकि हमें ये जानना है कि पृथ्वी की आंतरिक प्राकृतिक दशाएं, आपको मैं बता दूं कि ह्यूमन ने कितना भी डेवलपमेंट कर लिया है, बट अभी तक हमने जो ग्रेटेस्ट डेवलप हुआ है ना, जो हमारा ग्रेटेस्ट डेप्थ है, जितना तक हम अभी तक नॉलेज कर पाए हैं, गेन कर पाए हैं, वो हमने सिर्फ अर्थ का 4.81 किलोमीटर ही हमने जाना है। वो भी सब, ये जो मेन पॉइंट है, जो मेन डेप्थ है, वो कहाँ है, आपके साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। मतलब हमने जबकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 51,020 किलोमीटर तक है, मतलब उससे भी अंदर कोर पे है, बट हमने सिर्फ इतना ही नॉलेज अभी गेन किया है, जो कि है ये साउथ अफ्रीका में है। वो भी गोल्ड माइन है यहाँ पे, मतलब गोल्ड का सबसे बड़ा जो है वो माइन मिला है। तो सोच लीजिए हमने सिर्फ 4.81 किलोमीटर को ही अभी जाना है, ठीक है। आपने ये ऑयल कुआं, तेल का कुआं बनता है, उसके लिए भी अभी तक हमने सिर्फ 10 to 12 किलोमीटर ही डेप्थ में किया है, तो हमें ये मिल चुका है, ठीक है। अब क्योंकि हमें ये जानना है कि अर्थ की इंटीरियर में जो है मटेरियल कौन सा है, क्योंकि आप देखते हैं ना, वो वोल्केनो में कुछ और निकल रहा है, अर्थक्वेक में कुछ और ही हमें पता चल रहा है। तो इन सब के इफ़ेक्ट तो जानेंगे ना, कि अंदर से आके ऐसी चीज़ें ऐसी क्या हैं, क्या वर्क कर रही है, जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ पता चल रहा है ना। मतलब कौन सा केमिकल है, कौन सा मटेरियल है, ये सब कुछ हमें जानना पड़ेगा। तभी तो हमें ये भी जानना होगा कि हमारा जो अर्थ का इंटीरियर है वो सॉलिड है, लिक्विड है ना, या गैस है। क्योंकि सारे ही फॉर्म्स हमें मिल जाते हैं, तो हमें अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ है, और हमेशा जोग्राफर्स इस में है कि हमें पता चले। तो इसके लिए मैं कुछ आपको बेसिक जो बताऊंगी, जो जोग्राफर्स ने जिसके थ्रू बताया, ये प्रूफ किया कि कितना डेप्थ में हम गए हैं, और उन्होंने जो अनुमान लगाया कि ऐसा भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है ना। इसको आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। अब जैसे जोग्राफर्स ने जो भी एजम्पशन लगाया, जिस बेस पे भी लगाया, उन्होंने प्रूफ, मैं उनके भी कुछ नाम बताऊंगी आपको। तो उनका एजम्पशन है, ये अनुमान है कि हमारा जो क्रस्ट है, जिस पे हम रहते हैं, लिविंग है ना, हम हो या फिर कोई भी लिविंग थिंग्स हो या जो भी, तो उसका कितना एरिया है, 33 किलोमीटर तक है। उसके बाद क्या मेंटल स्टार्ट हो जाता है ना। मेंटल स्टार्ट हो जाता है मतलब ऐसा कि जैसे ये हमारा अर्थ है, तो हम क्या बोलेंगे, इतना हमारा हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा,
इतने पे हमने मेंटल मान लिया। जनरली ये ना वोल्केनो इरप्शन का जो रॉक्स होता है जनरली यहीं पे फ्रीज हो जाता है, एंड इसको हमने कोर मान लिया है ना। तो अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर, लोअर कोर एंड निफे वगैरह है ना। मैं आपको ये फिर अब ये आप पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं वन बाय वन बताऊंगी आपके सोर्सेज क्या हैं, क्या आर्टिफिशियल है, नेचुरल है। अब देखिए कि हमने जो भी एजम्पशन लगाया तो ऐसा तो है नहीं कि ये एजम्पशन हमने किसी भी बेस पे कर लिया। उसके लिए हमें सोर्सेज चाहिए होगा ना जो प्रूफ करे कि ऐसा क्या आपने देखा कि वो यूज़ में आए। तो हमने टू टाइप के देखा, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। नेचुरली जो डिज़ास्टर्स होते हैं, और आर्टिफिशियल मतलब हम जो एजम्पशन कर सकते हैं कि हमने डेंसिटी में क्या देखा। तो डेंसिटी में हम जनरली उसका इफेक्ट देखेंगे। तो क्या हमने इफेक्ट देखा, तो फर्स्ट आता है डेंसिटी, आर्टिफिशियल में आता है डेंसिटी मतलब घनत्व है ना। हमने देखा कि अर्थ का जो है वो ग्रेविटी है ना, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत काम करता है, जो कि न्यूटन का है ना। ग्रेविटी आप पता है ना, ये न्यूटन का है। तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है, ग्रेविटी थ्योरी है, वो बोलता है कि हमारे जो अर्थ का जो डेंसिटी है ना वो 5.5 है, ठीक है, 5.5 है। अब इन्होंने ये क्यों किया, इन्होंने ऐसा कंफर्म किया कि कोर में जो है वो है हमारे आयरन एंड निकिल। और इसका भी प्रूफ क्यों होता है, क्योंकि यही मिलकर आयरन, क्योंकि ये जो हमारा अर्थ है वो मैग्नेट जैसा वर्क करता है ना, कोई भी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। तो हमने यही मतलब फील किया कि जो अर्थ अपना मैग्नेट की तरह वर्क करता है, मतलब ग्रेविटी फोर्स वर्क कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं डेंसिटी की वजह से है ना। सेकंड पॉइंट में इसका है प्रेशर, दबाव। अब क्योंकि जो भी रॉक्स होती हैं तो वो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती हैं। कभी वो इस डायरेक्शन में वर्क करती हैं, कभी वो इस डायरेक्शन में वर्क करती है, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को प्रेशराइज कर रही है ना। तो इसका भी इफ़ेक्ट हमें अर्थ पे दिखा, तो हमने ये एजम्पशन लगाया है। टेम्परेचर तो आप बिलीव कर जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब वोल्केनो इरप्शन होता है तो उसमें से लावा और मैग्ना निकलता है, जो कि कितना गर्म है, उसको टच नहीं कर सकते। उसी से तो रॉक्स ओरिजिन बनता है ना, रॉक्स का निर्माण होता है। तो टेम्परेचर है। अभी टेम्परेचर आ कहाँ से रहा है, कभी आपने ये सोचा है? तो इसके लिए बता दूँ कि जो ये है ना 32 पर मीटर जाने पर, 32 किलोमीटर है ना जाने पर, इन टेम्परेचर में ये बोला गया कि 33 किलोमीटर पर मीटर जाने पे ना आपका 1 डिग्री सेल्सियस जो गर्मी है वो बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है टेम्परेचर? तो ये हमें पता चला है कि हमारा जो अर्थ इंटीरियर पार्ट में ना यूरेनियम है, यूरेनियम एंड थोरियम। भाई आपको पता है कि इसका जो नेचर है वो क्या है, गरम है, वार्म है ना। इसका जो नेचर है वो गरम है। तो ये दोनों जब टकराती हैं ना तो इसी से ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है ना। ये और ये इतना गर्म कर देता है कि कहीं ना कहीं रॉक्स को मेल्ट करने की पावर रखता है ये, है ना। तो इसलिए टेम्परेचर भी इफेक्ट डाल रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं। अब आपको ये जैसे आप अब इन जो आर्टिफिशियल से हमने जो पता किया ना, तो जब हम नेचुरल रीज़न सोर्सेज बताएंगे तो आप बिलीव कर पाएंगे। वोल्केनो इरप्शन, ऐसा तो है नहीं कि इंसानों ने आग जलाई और अंदर से अचानक से, मतलब अंदर से वोल्केनो निकल रहा, मतलब ज्वालामुखी है ना। तो ऐसा जब नहीं है, और ये भी नहीं है कि हम जब चाहे वोल्केनो इरप्शन कर सकते हैं, वो अपने टाइम से होता है, ठीक है। तो ये वोल्केनो इरप्शन में के अंदर से क्या निकलता है, मैग्मा एंड लावा। अब ये मैग्मा लावा बहुत गर्म होता है, कोई टच नहीं कर सकता। इवन आपको पता है जब रॉक्स बनती है ना, तो फर्स्ट जो रॉक इससे क्योंकि ठंडा होकर जो एरिया बनता है वो सबसे पहले इग्नियस रॉक्स बनता है, जिसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं। और इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि आपको जैसे बात बता दूँ, जो ऑयल हो गया, आपने नेचुरल गैसेस सुना है ना, ये कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना। कभी जानवर, कीड़े मकोड़े, पशु, या फिर जो पत्ती, ये सब जमा था ना, उसी से कहीं ना कहीं कोल, मतलब जितना टाइम पुराना होता चला गया, पेट्रोलियम बना, गैसेस बनी, कोल बना। लेकिन ये इतना गर्म था कि
इसके नीचे जो चीज़ें दब गई, मतलब इसके अंदर जो चीज़ आई ना, वो कभी फॉसिल्स नहीं बन पाई, क्योंकि इनका टेम्परेचर इतना था कि उसने हर चीज़ को जला दिया। जनरली जो भी आपको ये दिखता है ना, पता चलता है कोल निकल रहा है या फिर पेट्रोलियम निकल रहा है या नेचुरल गैसेस निकल रही है, ये सब कुछ क्या है, इग्नियस नहीं, मतलब आग में चट्टाने के लिए अब सादे चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक्स की नीचे ये सब मिलता है ना। तो मैग्मा और लावा ये नेचुरल, अब आपको नेचुरली इतना कि आपको भी पता है ना कि नीचे से ही कहीं ना कहीं से आ रही है, तो ये हो गया। अब अर्थक्वेक, इसका जो हम जब इसको जो पढ़ते हैं भूकंप से रिलेटेड, अर्थक्वेक से रिलेटेड, तो इसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी, है ना, सिस्मोलॉजी। अब मैं इसका इफेक्ट आपको बताती हूँ। अब इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको अर्थक्वेक के बारे में पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक कैसे वर्क करता है, कितने टाइप का होता है, कहाँ कहाँ पे ये मिलता है, कहाँ पे ये डिसअपीयर हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अर्थक्वेक के बारे में पता होना चाहिए। अर्थक्वेक के लिए भी कहीं ना कहीं रीज़न्स होती हैं, वैसी रॉक्स होती हैं जहाँ पे ये बन पाता है ना, रॉक्स तोड़ते हुए ही ये बाहर निकलता है ना। तो मैं आपको इफ़ेक्ट दिखा देती हूँ। मान लीजिए ये है हमारा अर्थ और मैं इसका इफ़ेक्ट बता रही हूँ। तो सबसे पहले अर्थ का जो पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक बनती है ना, उसको हमने नाम दिया है क्या, सिस्मिक फोर्स, सिस्मिक फोकस, है ना, केंद्र, मतलब जहाँ पे हमारा अर्थक्वेक, जहाँ पे हमारा अर्थक्वेक जहाँ से आ रहा है उसको बोलते हैं सिस्मिक फोकस, और इसके जस्ट अर्थ पे जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं भूकंप मूल, भूकंप मूल, जो कि इंग्लिश में होता है सिस्मिक एपिसेंटर, भूकंप केंद्र, है ना। ये हो गया सिस्मिक फोकस, भूकंप मूल, ये हो गया भूकंप केंद्र, एक वर्ड के लिए सॉरी, भूकंप केंद्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिसेंटर। अब ये कैसे वर्क करता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भूकंप का सिर्फ पॉइंट पे फील होता है, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, उसका इफेक्ट डिपेंड करता है, क्योंकि वो 3 टाइप का है, तो वो कैसे इफेक्ट डाल रहा है आपको, है ना। ये आपने इस चीज़ को समझा। अब मैं बताती हूँ जो टाइप्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं। ये हो गया हमारा अर्थक्वेक 3 टाइप का। पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स, तरंगे हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक तरंगे। एस वेव्स सेकेंडरी वेव्स मतलब द्वितीय तरंगे। एंड एल वेव्स, ये एक्चुअली में ना जोग्राफर के नाम का है, उनका नाम था एल लव, तो इसलिए एल वेव्स नाम रख दिया गया हो, क्योंकि उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था, है ना। अब 1 बाय 1 हम डिटेल में जानेंगे ताकि कुछ नोट्स भी बन सके। अर्थक्वेक का ये फर्स्ट वेव्स है, प्राइमरी वेव्स प्राथमिक तरंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब ये ऐसे चलती है। और कंप्रेशनल वेव्स है, मतलब प्रेशराइज करती हो, और ये किसी भी एरिया में 8 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से चलती है। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में मिल जाती है। और ये साउंड वेव्स, ये ध्वनि तरंगों जैसे वर्क करती है, ठीक है, ये नोट करना है। और सेकेंड पॉइंट है एस वेव्स, और इनकी जो मेन स्पेशल जो इसके एक फ़ीचर है, ये सॉलिड में उतना ही फास्ट चलती है, और जैसे जैसे इसकी डेंसिटी कम हो जाती है इनकी स्पीड भी कम हो जाती है, मतलब इसके लिए डेंसिटी चाहिए। अब हो गया ये सेकेंड वेव जो है अर्थक्वेक की है, वो उसको कहते हैं सेकेंडरी वेव्स, मतलब एस वेव्स जनरल एग्जाम में लिखा होता है। ये लाइव वेव्स जैसे वर्क करता है। स्पीड इसकी 4 किलोमीटर पर सेकेंड है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है। फर्स्ट जो थी प्राइमरी वो थी 8 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड सेकेंड इज स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर पर सेकेंड है। ये लिक्विड में डिसअपीयर हो जाती है, ये सिर्फ सॉलिड फॉर्म में मिलती है। ये क्वेश्चन भी ज्योग्राफी का बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी वेव्स जो है वो लिक्विड में नहीं मिलती है, तो वो कौन सी हो जाएगी हमारी सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स, सॉरी ये है द्वितीयक तरंगे, है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, सॉलिड में मिलती है लेकिन लिक्विड में डिसअपीयर हो जाती है, ये इसकी। और प्राइमरी जो है वो तीनों फॉर्म में मिलती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
और ये हमारी हो गई थर्ड वेव, जिसको एल वेव्स कहते हैं, क्योंकि एच डी लव ने इसकी खोज की थी तो इसलिए उनके नाम पे भी रखा गया, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म होता है बोलते हैं लव वेव, लॉन्ग वेव सॉरी, है ना। ये भी तीनों फॉर्म में मिलती है, लेकिन ये बहुत डीप में नहीं मिलती है, ये जनरली क्रस्ट के आसपास ही मिलती है। प्राइमरी वेव्स 8 किलोमीटर पर सेकेंड थी, सेकेंडरी वेव 4 किलोमीटर पर सेकेंड थी, एंड ये है 3 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं, मैं 2-3 बता देती हूँ कि तीनों फॉर्म में कौन सी मिलती है, प्राइमरी, लिक्विड फॉर्म में कौन सी नहीं मिलती है, सेकेंडरी एस वेव्स, है ना। अब इससे हमें इंटीरियर पता चल गया, और मोस्ट जो सबसे ज़्यादा स्पीड अर्थक्वेक की होती है ना, वो 2900 किलोमीटर पे मिलती है, सबसे ज़्यादा डेप्थ जो होता है इसका। तो जैसे कि हम इन भारत का जो है वो मृदा पढ़ने वाले थे, मिट्टी सॉइल पढ़ने वाले थे, तो उसके लिए हमें इंटीरियर पता होना चाहिए ना, कि जैसे मृदा कैसे बन रही है, तो आपको इग्नियस फॉर्म के बारे में भी, मिट्टी के बारे में पता चल गया, रॉक्स के बारे में, रॉक्स कैसे बनते हैं, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बनता है। वोल्केनिक इरप्शन क्या है, वो इंटीरियर का पार्ट है, इंटीरियर से वो कैसे बाहर आते हैं, मैग्मा लावा कैसे वर्क करता है, पेट्रोलियम गैस एंड एट्सेट्रा, है ना। तो अब कल से नेक्स्ट क्लास जो होगी वो दूसरे सब्जेक्ट की होगी। 1 वीक का हमारा ये टारगेट एक सब्जेक्ट का पूरा होगा, हम सेकंड का करेंगे। कल होगा 9th डे, चैनल डे 9th, ओके। जो भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं।